गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का अपना डे 13 बायोलॉजी और हमने कल के लेक्चर में चालू किया था एलर्जी, जिसमें हमने अस्थमा ये टाइप पढ़े थे। आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे डिसीज का, एनाफाइलैक्टिक शॉक। क्या देख रहे हैं बच्चों हम लोग? एनाफाइलैक्टिक शॉक। ठीक है, आज हम एलर्जी में ये सेकंड टाइप ऑफ डिसीज या कंडीशन पढ़ेंगे एलर्जी में। ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? एलर्जी। एलर्जी मतलब सिंपल थिंग होता है ये एलर्जी, जिसमें किसी तरह के कोई पोलन ग्रेन्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई फंगा अगर हमारे स्किन के ऊपर आ जाए तो हमें इचिंग तरह के कोई तो भी प्रोसेस चालू हो जाती है और इसे हम एलर्जी कहते हैं। ठीक है, अगर यही चीज़ें अगर हमारे नोज में चली जाए तो उससे हमें छींक आना, नोज में इरिटेशन होना, सिक्रेशन प्रोड्यूस होना, रनिंग नोज वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाती है, तो ये है एक तरह से एलर्जी। ठीक है, तो ये कभी भी किसी भी अनइवन सिचुएशन में हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताता हूँ कि एनाफाइलैक्टिक शॉक क्या होता है। हमने क्या पढ़े थे? अस्थमा। अस्थमा में मैंने क्या बताया था? अगर कोई ड्रग, कोई मॉलिक्यूल, कोई डस्ट, कोई पोलन ग्रेन्स हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उसे एक तरह से क्या होता है? स्पाजम प्रोड्यूस होता है और वहाँ पे सिक्रेशन सीक्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई नैरो होती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। उसे हमने अस्थमा कहा था। ये हो गया हमारा एलर्जी का बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं अभी एनाफाइलैक्टिक शॉक। अब ये क्या होता है? कभी कभी क्या हो जाता है, कोई फॉरेन मटेरियल या फिर एंटीजन, कोई फॉरेन मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है। ठीक है बच्चों, कहाँ आता है? हमारे बॉडी के अंदर। और जैसे अगर ये चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर आ गई तो ब्लड में चली जाती है। अब ये ब्लड सर्कुलेशन में ऐसी चीज़ें आ गई तो हमारे बॉडी के सेल उसे एंटीजन कंसीडर करते हैं, फॉरेन मटेरियल कंसीडर करते हैं। और जब ऐसे फॉरेन मटेरियल कंसीडर करने के बाद ब्लड में जब ये चीज़ें आ जाती है तब अचानक से ब्लड के सेल क्या करते हैं? उस पर अटैक कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? अटैक कर लेते हैं। और जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हिस्टामिन का सिक्रेशन प्रोड्यूस होता है। मैंने कौन सा वर्ड बोला बच्चों? हिस्टामिन। कौन सा वर्ड बोला मैंने? हिस्टामिन का सिक्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। हिस्टामिन किसमें? अगर कोई फॉरेन मटेरियल, एंटीजन और फॉरेन मटेरियल एंटर इन द ब्लड वेयर allergic process start, release histamine in blood and cell produce action against it. ओके, यह है हमारा एक्चुअल प्रोसेस। क्या है हमारी एक्चुअल प्रोसेस? इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि कोई एंटीजन, कोई मटेरियल जब अगर हमारे ब्लड के अंदर आ रहा है, ब्लड वेसल में सर्कुलेट हो रहा है, और जब ये ब्लड वेसल में सर्कुलेट होता है, ब्लड में आता है, तब हमारे ब्लड के सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो उसको एंटीजन कंसीडर करके उस पर अटैक करते हैं, मैक्रोफेजेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे समय में हिस्टामिन का सिक्रेशन हो जाता है ब्लड में और वो उसके ऊपर एक्शन करना चालू कर देते। तब क्या होता है? इस सिचुएशन में क्या होता है? परमेबिलिटी बढ़ती है, इंक्रीज permeability of blood vessels, increase permeability of blood vessels। उससे क्या होता है? ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होता है? ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है जब ब्लड में कोई एंटीजन आता है
और आने के बाद वो सेल को स्टिमुलेट करता है। जब ऐसे सेल स्टिमुलेट होते हैं, हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है, उस समय ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या होता है? ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम या ब्लड का फ्लूइड क्या होता है? ब्लड फ्लूइड एक्सक्रेट और मूव टूवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। इससे क्या होता है? जो ब्लड फ्लूइड होता है वो ब्लड वेसल से बाहर आके कहा जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है? ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जब कभी ऐसी सिचुएशन फॉर्म होती है, तब ब्लड वेसल्स का जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड ब्लड वेसल से बाहर आके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। और कभी कभी ऐसा ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है, इतनी सिचुएशन खराब होती है कि उस समय पेशेंट की डेथ की पॉसिबिलिटी या अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी सिचुएशन को बोला है एनाफाइलैक्टिक शॉक। क्या बोला है बच्चों? एनाफाइलैक्टिक शॉक। क्या हुआ है? क्या हुआ है कि हमारे ब्लड में एंटीजन आया है। क्या हुआ है? ब्लड में एंटीजन आया है। अब ये एंटीजन क्या कर रहा है? अरे ये एंटीजन हमारे ब्लड सेल को और हमारे मैक्रोफेजिक सेल को स्टिमुलेट कर रहा है। जब ये स्टिमुलेट हो रहे हैं तो हिस्टामिन सीक्रेट हो रहा है। हिस्टामिन सीक्रेट होने की वजह से क्या हो रहा है? हमारे ब्लड वेसल का परमेबिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्लड वो ब्लड से बाहर आके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जा रहा है और ब्लड वेसल कम हो रहे हैं, मतलब उसका बीपी डिक्रीज हो रहा है। और इसमें इतना डिक्रीज हो सकता है कि जिसकी वजह से हार्ट अटैक या डेथ ऑफ पेशेंट हो सकते हैं, ये चांसेस है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? ऐसी सिचुएशन आ गई, अब हमें क्या करना है? ये एक्चुअली अनइवन सिचुएशन है जो अचानक हो सकती है, पहले से डिसाइडेड नहीं है, या पेशेंट को पहले से कोई बीमारी नहीं है। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है हमारे बॉडी का, हमारे इम्यून सिस्टम का, जो पेशेंट को अचानक होने वाला ये शॉक है, जिससे पेशेंट डेथ हो सकता है या फिर वो हार्ट अटैक की सिचुएशन में जा सकता है। ये सिचुएशन अचानक होंगे। अगर ऐसे पोजीशन में अगर वो पेशेंट हमारे आजू बाजू में है और हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल सर्विसेज तुरंत इमीडिएटली प्रोवाइड करते हैं और उसका हार्ट अटैक का जो ब्लॉकेज या हार्ट जो रुकने की प्रोसेस पे है उसे फिर से रीजनरेट करे, तो ये पेशेंट बच सकता है, क्योंकि कुछ सेकंड की प्रोसेस हो सकती है अटैक वाली, शॉक वाली, जिसे हम रिमूव कर सकते हैं। समझ में आ गया? फिर से बताता हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन ये पहले से डिसाइडेड नहीं होती है, ये अचानक हो जाती है, अचानक एलर्जिक सिचुएशन आ गई जिससे एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया, जो चंद मिनट का, चंद सेकंड की है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर पेशेंट बेहोश होता है, उसे अटैक आता है और हम उसे मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बच सकता है। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है बच्चों कि हम लोग एक एग्जाम्पल देते हैं। बच्चों आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम लोग क्लास में बैठे हैं, मैं क्लास ले रहा हूँ और कोई बाहर से पर्सन, नया पेरेंट्स या कोई आया इंक्वायरी करने के लिए और उसे कोई मिला नहीं, तो सीधा क्लास के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। एक सिचुएशन, आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए कि हम क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और कोई बाहर से पर्सन आके ऐसे यहाँ पे खड़ा हो गया, उसको कुछ पूछना है। अब वो भी थोड़ा असमंज में है कि क्लास चल रहा है और क्लास चलते वक्त मैं सर को कैसे पूछूं, ये उसका दुविधा चल रही है। और ऐसे सिचुएशन में वो पेशेंट को ये एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है।
ऐसे ही सिचुएशन में वो पर्सन को जो बाहर खड़ा है उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है और ऐसे में वो चक्कर खा के नीचे गिर गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर मेडिकल सर्विसेज मेडिकल इमरजेंसी तुरंत उस पेशेंट को प्रोवाइड की जाए तो बच सकता है। अब हमें क्या करना है? हम तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, ऐसा समझ के चलते हैं और हम अपने तरीके से उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते। तो ये अनइवन सिचुएशन अगर हमारे सामने कभी कभार हो गई तो हम उसमें क्या हेल्प कर सकते हैं? ये कभी भी हो सकता है। हम कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, किसी दुकान में जा रहे हैं, किसी मॉल में है और ऐसा कोई पेशेंट हमारे सामने अचानक आ गया तो हम उसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जनरल थिंक है, आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक जनरल डिस्कशन करने के नाते या आप लोगों को जनरल इंफॉर्मेशन देने के नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ। बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या करना है कि ऐसा कोई पर्सन हो सकता है हमारे आजू बाजू में, हमारे घर के लोग में, या कोई ऐसा बेहोश होकर गिर गया, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? उसके दोनों शोल्डर को ऐसे ऐसे टच करके जगाने की कोशिश करना है। भाई साहब आप ठीक तो है ना? आपने ऐसा 2 बार किए जिसकी वजह से उसने हमें कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। क्या करना है? उसके दोनों शोल्डर को ऐसे ऐसे भाई साहब करके उसको उठाने की कोशिश करनी है। वो नहीं उठ रहा, रिस्पांस नहीं दे रहा। अब हमें क्या करना है? इसलिए हमें 2 लोग लगेंगे, 2 लोगों की हमें हेल्प लेनी है। एक हम खुद रहेंगे और साथ में किसी दोस्त को हम साथ में ले लेंगे। अब हमें क्या करना है? वो आदमी ऐसे लेटा हुआ, उसे सीधा बराबर सीधा लेटा देंगे हम लोग और उसका जो फेस है उसे इस तरह से थोड़ा सा पीछे पुश करेंगे और हनूटी को थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा? उसका ये जो ट्रैक है वो स्ट्रेट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और खुल जाएगा। और ऐसा करने की वजह से ये ओपनिंग पूरी उसकी खुल गई। ठीक है। अब एक पर्सन ने ये काम किया जो उसके मुंह को इस तरह से पुश किया और ये स्ट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया और ये खुल गया। और दूसरा पर्सन क्या कर रहा है? अपने पैरों पे और घुटनों के ऊपर बैठ गया ऐसे। ठीक है। और ये दोनों हाथों को इस पोजीशन में लिया, इस पोजीशन में ऐसे या फिर ऐसे, और स्ट्रेट, हाथ बेंड नहीं करने, और दोनों को शोल्डर के स्ट्रेट में ऐसे रख के उसके स्टर्नम के ऊपर रखना है। किसके? पेशेंट के स्टर्नम के ऊपर रखना है और इस पोजीशन में बैठना है, घुटनों के ऊपर इस पोजीशन में, और पूरा बॉडी का वेट सिर्फ अपने शोल्डर पे लाना है। बॉडी को अपने रिलैक्स छोड़ना है और शोल्डर पे वेट लाना है। और मूवमेंट करते वक्त सिर्फ शोल्डर को ही मूव करना है, हाथों को मूव करना है, बॉडी को झटके नहीं देना है। अपने बॉडी को झटका नहीं देना है, सिर्फ हाथों को शोल्डर को मूव करना है। तो हमें क्या करना है? 3 बार से पुशअप करना है। ये हाथ उसके स्टर्नम के ऊपर रख के, स्टर्नम मतलब कहाँ? थोड़ा सा नीचे, स्टर्नम और एब्डोमेन के थोड़ा सा पास में स्टर्नम के ऊपर रखना है और 3 बार, 1, 2 और 3 बार जम से पुश करना है। ठीक है। सिर्फ मोमेंट शोल्डर का ही करना है, बॉडी का नहीं। ठीक है। ऐसे 3 बार करना है जोर लगा के। उसके बाद फिर से 3 बार करना है जोर लगा के। 2 बार हमने ये प्रोसेस कर ली। फिर जो सेकंड पर्सन रहेगा जिसने उसका मुंह ऐसे खोल के रखा है, वो उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने की कोशिश करेगा। 1 बार, 2 बार रुक जाएगा। उसके बाद हमें फिर से क्या करना है? 1 बार ये करना है, 3 बार, और दूसरे बार फिर से 3 बार करना है। और इस तरह से उसके हार्ट को चालू करने की कोशिश करनी है, जिसकी वजह से अनइवन सिचुएशन उसको हम सॉल्व कर सके। समझ में आया बच्चों? ये सिंपल थिंग है, लेकिन मैंने आपके साथ बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, या ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो आप कर सकते हो क्या, ये बताने के लिए मैंने ये आपको बता दी है। तो हमारा आज का टॉपिक था बच्चों एलर्जी, और एलर्जी में हम क्या पढ़ रहे हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक। तो एलर्जी के हमारे 2 टाइप हो गए। एक टाइप कौन सा हो गया? अस्थमा, और दूसरा कौन सा हो गया? एनाफाइलेक्टिक शॉक। ठीक है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? हमारे ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड बाहर निकलता है और ब्लड वेसल का वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीपी लो हो जाता है और इतना लो हो सकता है कि हार्ट बंद हो सकता है। ऐसे अनइवन सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? एनाफाइलेक्टिक शॉक। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा कौन सा? नॉन कम्युनिकेबल का 1 टाइप। अब हम सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में हम क्या देखेंगे? हमारा दूसरा है ऑटोइम्यून डिसीजेस। सेकंड टाइप है हमारा ऑटोइम्यून डिसीजेस। तो यह है ऑटोइम्यून
डिसीज। ठीक है, ये हमने इसमें एक एग्जाम्पल देखे थे क्लास में जिसका नाम है रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस। हमने एक देखे थे जिसका नाम था रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस, ये हमने देखे थे क्लास में। तो ये क्या है? ऑटोइम्यून डिसीजेस। और ये कौन सा है? इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। ये कौन सा है? इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर। और ये कौन सा है? ऑटोइम्यून डिसीज। ठीक है, ये है ये। अब हमने रूमेटॉइड आर्थराइटिस देखे थे, मैंने आपको बताया था दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी विच डिपॉजिटेड प्रेसिपिटेट इन द बोन जॉइंट्स। अब मैं इसको और खुल के बताता हूँ आपको, और खुल के बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब ऐसी कोई अनइवन सिचुएशन होती है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसकी रिएक्शन हमारे स्मॉल बोन जॉइंट के ऊपर होती है। किसकी रिएक्शन? स्मॉल बोन जॉइंट्स के ऊपर होती है। और जॉइंट्स के अंदर इस तरह का क्या होता है, वो प्रेसिपिटेट वो जमा हो जाता है। उस प्रेसिपिटेट को क्या कहते हैं? पानस। क्या कहते हैं? पानस। द ग्रैनुल्स, द प्रेसिपिटेट form in the joint is called पानस। ठीक है, पानस is called as the पानस। और इसको हम क्या करेंगे? दूसरा नाम इसको ग्रैनुल्स भी बोल सकते हैं। और ग्रैनुल्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रैनुल्स। ठीक है, तो इस तरह के प्रेसिपिटेट ग्रैनुल्स वहाँ पे बोन जॉइंट्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जॉइंट के ऊपर की जो टिश्यू लेयर होती है वो ठीक हो जाती है। क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। जॉइंट के आजू बाजू की जो टिश्यू लेयर है वो ठीक होने की वजह से उसका थिकनेस बढ़ जाता है और उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये फूल जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये पैनल जब वहाँ पे आता है जॉइंट के ऊपर, तो जॉइंट के ऊपर जो कार्टिलेज होता है, द कार्टिलेज present on bone start erosion due to पानस। तो हमारा जो बोन के ऊपर जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज किस लिए होता है? प्रिवेंट द फ्रिक्शन ऑफ बोन जॉइंट्स। बोन जॉइंट के ऊपर जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन कम करने के लिए ये कार्टिलेज बने होते हैं। तो ये कार्टिलेज जो बोन जॉइंट के ऊपर होते हैं या बोन के ऊपर होते हैं, उनका इरोशन चालू होता है, झीज चालू हो जाती है। झीज, इरोशन मतलब झीज। और ये किसकी वजह से होता है? इस पैनस की वजह से। किसकी वजह से होता है? इस पैनस की वजह से उसकी झीज चालू हो जाती है। जब उसकी झीज चालू हो जाती है तब वहाँ पे क्या आता है? फाइब्रस डिपोजिशन, डिपोजिशन of fibers which convert into किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो which convert into new bone और बोन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये फाइब्रस का कन्वर्सन किस में होता है? नए बोन में या बोन लाइक स्ट्रक्चर में उसका कन्वर्सन चालू हो जाता है और जिसकी वजह से बोन का शेप चेंज हो जाता है और बोन जॉइंट का भी क्या हो जाता है? चेंजेस आ जाते हैं, वो परमानेंटली हो जाते हैं। इस तरह से उसी सिचुएशन को बोला गया है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या बोला है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लास में पहले बता चुका हूँ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिसीज जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, वो है आईडीडीएम। ठीक है, आईडीडीएम मैं आपको बता देता हूँ। आईडीडीएम इसका लॉन्ग फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज
मिलिटस, इसका लॉन्ग फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, ऑटो इम्यून डिसीजेस, जिसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने पढ़े थे, मैंने एक बार ओवर लुकिंग कर दी। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस, वो देख रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, इंसुलिन जो प्रोड्यूस करता है उस ऑर्गन का नाम है पैंक्रियाज। उस ऑर्गन का नाम है पैंक्रियाज। और एक्चुअली अगर हम देखें तो हमारी बॉडी हर 24 घंटे के बाद रिन्यूअल होती है। हमारी बॉडी हर 24 घंटे के बाद रिन्यूअल होती है, लेकिन हम कुछ ऐसा खाना पीना करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से बॉडी रिन्यूअल नहीं हो पाती है और सेल डेड होना चालू हो जाता है। उसके लिए नए सेल जो बनते हैं वो इस तरह से एबनॉर्मली बन जाते हैं कि उसका कन्वर्सन कैंसर में हो जाता है, वो अलग सिचुएशन है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हर 24 घंटे में हमारी बॉडी रिन्यूअल होती है। तो पैंक्रियाज भी हर 24 घंटे के बाद अपने आप को रिन्यूअल करता है, नए सेल्स लाता है, और नए सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। पैंक्रियाज विच प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर ये जो सेल है, अगर ये जो सेल है, ये सेल किसी जीन म्यूटेशन की वजह से या फिर इम्यूनो रिस्पॉन्स की वजह से डैमेज हो जाए, किसके वजह से, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस डैमेज एंड स्टॉप रिन्यूअल ऑफ सेल। अगर हमारे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से पैंक्रियाज के सेल डैमेज हो जाए, डेथ हो जाए और उनका रिन्यूएशन क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, जिसकी वजह से पैंक्रियाज के सेल नहीं बन पाएंगे। पैंक्रियाज के सेल बने नहीं तो इंसुलिन बनेगा नहीं, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो हमें जो डिसीज होगा वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। मतलब ऐसा डिसीज जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है, इंसुलिन के बगैर वो चल नहीं सकता, वो डिसीज हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। अब इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन क्या काम करता है, तो इंसुलिन क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं वो खाने में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर्स आते हैं, ग्लूकोज आता है, उसका मेटाबॉलिज्म करना, उसका कन्वर्शन करना, उसका एब्सॉर्प्शन करना, ये प्रोसेस करने में इंसुलिन हेल्प करता है। एब्सॉर्प्शन, कन्वर्शन, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट, ये काम है इंसुलिन का। अगर इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ये सब क्या रहेंगे, एज इट इज फॉर्म में रहेंगे और ब्लड में घूमते रहेंगे और यूरिन तो बाहर निकल जाएंगे, जिसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी नहीं कर पाएंगी। उसी सिचुएशन को बोला है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। अब इंसुलिन क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से इंसुलिन बनने वाले सेल डैमेज हो गए हैं और उनका रिन्यूएशन स्टॉप हो गया है, इसलिए इंसुलिन सेल्स हमारे पास नहीं है, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और हमारे पास इंसुलिन नहीं होने की वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। उसी डिसीज का नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। मैं आपको अभी और एक बार बता देता हूँ बच्चों, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान हमारे बॉडी को ख़त्म कर रहा है। अगर हमने सही खाना, सही रहना, सही सोना और गलत चीज़ें नहीं खाई तो हमारी बॉडी हर 24 घंटे में रिन्यूअल होती है, जवान होती है सांपों की तरह। लेकिन हम ये सब चीज़ों की वजह से अपने बॉडी को खोखला कर रहे हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक क्या क्या देखे, हमने यहाँ पे देखे, पहला पॉइंट हमारा था कौन सा, इम्यून रिस्पॉन्स डिसऑर्डर, जिसमें हमारी एलर्जी हो रही, एलर्जी में हमने पढ़े थे अस्थमा। आप भी देखे हमने एनाफाइलैक्टिक शॉक, जिसमें ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और ब्लड वेसल्स का फ्लूइड कहाँ पे जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, जिससे बीपी लो होती है और अटैक और डेथ आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा हमने क्या देखे, ऑटो इम्यून डिसीजेस। ऑटो इम्यून डिसीजेस में मैंने आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस पढ़ाया था, कौन सा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें फिर से मैंने रिपीटेशन किया है कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस विच फॉर्म अ पीपीटी और ग्रैन्यूल्स, नेम इज द पैनस,
विच पेनिस स्टार्ट द इरोशन ऑफ द कार्टिलेज, और जिसकी वजह से कार्टिलेज झीझना चालू होता है। वो झीझ भरने के लिए वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू जमा हो जाते हैं, और फाइब्रस टिश्यू क्या होते हैं, न्यू बोन में कन्वर्ट होने की या बोन में कन्वर्ट होने की प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बोन जैसा वहाँ पे शेप आता है और वो अपनी जगह लेता है। उसकी वजह से बोन जॉइंट का शेप परमानेंटली चेंज हो जाता है और इस तरह से हो जाते हैं। स्पेशली कौन से जॉइंट, स्मॉल जॉइंट, कौन से जॉइंट, स्मॉल जॉइंट। अब नेक्स्ट हमने देखे थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस। इसमें दो टाइप होते हैं, हमने जो पढ़ रहे हैं वो टाइप 1 है, हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, टाइप 1 है। टाइप 1 में हमने क्या देखे, हम देख रहे हैं कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से पैंक्रियाज के सेल डैमेज हो गए, पैंक्रियाज के सेल नए बनना बंद हो गए, जिसकी वजह से पैंक्रियाज के सेल की क्वांटिटी कम हो गई, और क्वांटिटी कम होने की वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन भी क्या हो गया, कम हो गया। इंसुलिन का सिक्रेशन कम होने की वजह से ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम हो गया, और ग्लूकोज एडिटिव हमारे ब्लड में, हमारे यूरिन में आने लगा। ऐसे सिचुएशन को क्या कहेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब इस सिचुएशन में जो डिसीज होते हैं उसे नाम दिए हैं अलग अलग, जैसे हाइपर ग्लाइसीमिया, ग्लाइकेमिया ये है। उसके बाद आता है पॉलीयूरिया, इस तरह के डिसीजेस पे आते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब नंबर ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन द ब्लड, नंबर ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजिंग इन द ब्लड। पॉलीयूरिया नंबर ऑफ कीटोन और यूरिक एसिड सिक्रेशन इन द यूरिन, ये उसके क्या होते हैं, डिसीजेस है। नेक्स्ट है क्या, ग्लाइकोसूरिया, नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकोज की मात्रा यूरिन में बढ़ना, इस डिसीज का नाम है ग्लाइकोयूरिया। पहला हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज की क्वांटिटी ब्लड में बढ़ना, ग्लाइकोयूरिया ग्लूकोज की क्वांटिटी यूरिन में आना, और पॉलीयूरिया यूरिक एसिड की क्वांटिटी यूरिन में बढ़ना। दैट सिचुएशन नोन एज द पॉलीयूरिया। तो बच्चों हमने यहाँ पे 3 डिसीज देखे, एक एनाफाइलैक्टिक शॉक, दूसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और तीसरा देखे हमने इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलिटस। ठीक है, हमने यहाँ पे ये डिसीज देखे, आप नोट डाउन कर लीजिए।